नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। G20 का 3 दिन का महाविराट आयोजन संपन्न हो गया है और यहां से छूटते ही जो बाइडेन सीधे वियतनाम पहुंचे और वहां जाके सबसे पहले उन्होंने पत्रकारों से वो बातें कही जो भारत में उनको कहने नहीं दी गई थी। दरअसल भारत में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई तो क्या करते, और उन्होंने ये कहा कि भाई भारत की सरकार की व्यवस्था है, और वहां के अधिकारियों ने, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि हमने लाख मिन्नत कर ली है, भारत सरकार मान नहीं रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन साहब की हो जाए, तो वियतनाम में संबोधित करेंगे। उन्होंने वियतनाम में संबोधित किया। इस वीडियो में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम भारत अमेरिका संबंधों को स्कैन करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे बाइडेन और मोदी के संबंधों को, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाइडेन के सपनों का भारत क्या है और मोदी जी प्राणपण से बाइडेन को उनके सपनों का भारत देने के लिए क्या कर रहे हैं, और किन किन विषयों पर एक सतत नौटंकी चलती रहती है जिसके सामने आते ही हम लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। उस नौटंकी में से एक नौटंकी का हिस्सा जो है वो बाइडेन का अभी का वियतनाम वाला बयान। कैसे है इसको समझेंगे, व्याख्या करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा गंभीर टाइप का होने वाला वीडियो, लेकिन जानकारी परक होगा। मैं अभी आया। वियतनाम में जाके बाइडेन साहब क्या बोले, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, एज आई ऑलवेज डू, आई रेज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड द वाइटल रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड द फ्री प्रेस हैव इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस कंट्री विद मोदी। मोदी के साथ मैंने हमेशा जैसे करता हूं, मैंने ये मसला उठाया कि मानवाधिकारों का सम्मान करना और सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस जो होती है उसका कितना बड़ा रोल है एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने में, ये भी मैंने उनको बताया मोदी जी को। And territorial integrity. I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister's visit to the White House last June. And as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. यानी मोदी जी को सिखा रहे थे कि आपको अपने यहाँ पे मानवाधिकारों को और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और प्रेस की आज़ादी, इनके लिए किस तरह से काम करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और कही, और वो ये कहा कि this was an important movement for the United States to demonstrate our global leadership and our commitment to solving the challenges that matter most to people around the world. Investing in inclusive growth and sustainable development, addressing the climate crisis, strengthening food security and education, advancing global health and health security. कुल मिला के से आप क्लाइमेट पे पहुंच गए, हेल्थ पे पहुंच गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पहुंच गए। और ये जो बातें कही उन्होंने, इन बातों के बाद भारत में जो हमारा गोदी मीडिया है या जो भी कहें प्यारा मीडिया है, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बता दे कि जो परम मित्र बाइडेन हैं वो परम पिता के बारे में क्या बोल गए। एकदम सन्नाटा। अंग्रेजी अखबारों ने इस पे कवरेज दी, और इसको लेकर जब ये कवरेज वहां पे आई तो कवरेज आने के बाद में हमारा जो एक तबका है जो हमेशा ये चाहता है कि किसी भी तरह से पता चले जो हमको भारत के मीडिया से पता नहीं चल पाता है, वो अगर पता चले तो वो लोगों तक उसको पहुंचाए। तो जिन जिन अखबारों में ये छपा था उसको निकाल के लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया ताकि सबको पता चल जाए
कि भैया बाइडेन बाबू मोदी जी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो बता नहीं रहा है, तो वो हो रहा है वायरल। अब हुआ ये कि चीन के बारे में भी बाइडेन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और उसमें उसने कहा कि ली क्वांग के साथ हम मिले हैं और इसके साथ स्टेबिलिटी के मामले में बात की, और ये जो पूरी बातचीत थी ये किसी भी तरह से कन्फ्रंटेशनल नहीं थी, यानी वातावरण में अच्छी बात हुई। हमने जो कहा उन्होंने कहा, जो सुना उन्होंने जो कहा हमने सुना। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया तमाम तरह के, और उनसे ये भी पूछा गया था कि आप जो है वो धीरे धीरे करके भारत को जो पुश कर रहे हो, तो क्या आप चीन से कोल्ड वार शुरू करने वाले हो, शीत युद्ध शुरू करने जा रहे हो चीन के साथ में धीरे धीरे करके? तो बाइडेन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी उनसे बात हुई और बहुत स्थायित्व के मसले पे बात हुई और तमाम सारी बातें हुई। इसके बाद में जब बाइडेन चीन के बारे में बोल रहे थे, एकदम पूरे फॉर्म में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अचानक बाइडेन का जो वहां पे जो मीडिया को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने अचानक का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। बाइडेन बोल रहे हैं, हाथ में माइक है, और उसके ठीक बाद में बाइडेन का वॉल्यूम कम करके म्यूजिक चला दिया गया वहां पे। बाइडेन को कोई ऑप्शन नहीं था, हाँ खत्म होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, थैंक यू करके चले गए। वो बताया गया कि साहब वो सोना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में अचानक झटके से एकदम फॉर्म में वो बोल रहा हूं, अचानक कोई बीच में आके हाँ भाई हो गया, खत्म हो गया, जाओ अपने अपने घर। ये हुआ, मैं वीडियो लगा दे रहा हूं। Yeah, we talked about at the conference overall. We talked about stability. We talked about making sure that the third world, the southern hemisphere had access to changes, had access. It wasn't confrontational at all. He came up to me and said, Thank you, everybody. This ends the press conference. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. जो बयान था उसको हिंदी में फिर पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेताओं ने पुनः जताया ये स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, समावेश, प्लूरलिटी, यानी सब प्रकार की जाति धर्म के लोग जो है वो एक साथ रहें, और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर के साझे मूल्य जो हैं उनको हमको आगे बढ़ाना है। अब ये बात जो बोल के गए बाइडेन, ये बात याद कीजिए जरा, इस बात को बोलने के बाद हिंदुस्तान में कितने लोग ट्रोल हुए हैं, कितने लोगों पे हमले किए हुए हैं, किनको लिब्रांडू कहा गया है। संघियों की भाषा ऐसी है, ये इस तरह की भाषा ही बोलते हैं, इनका संस्कार ही ये है। वो ये आरएसएस पुराना नहीं रहा। कितने लोगों को सेकुलर कहा गया, क्या क्या कहा गया, किसी को देशद्रोही, किसी को अवार्ड वापसी केंद्र। बाइडेन को क्यों नहीं ट्रोल कर रहे हो यार? बाइडेन को ट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? फूफा के पिताजी हैं भाई। बाइडेन अगर आपसे कह रहा है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो कह रहा है कि सब सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सब धर्म संभाव होना चाहिए, प्रेस की आजादी होना चाहिए। आप प्रेस की आजादी पे कोई सवाल उठाता है, डंडा लेके दौड़ा लेते हो। जहां पे भी अगर शाहरुख खान ने कुछ बोल दिया उसके पीछे पड़ गए, आमिर खान ने बोल दिया, बोले जाओ देश छोड़ के। बाइडेन पे क्यों नहीं बोल रहे हो? अब यहां से हमारा वीडियो का वो पहलू शुरू होता है जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से अमेरिका के सपनों का भारत बनाने में मोदी जी चल रहे हैं, और इसीलिए बाइडेन जो है बार बार कहते तो हैं कि मोदी जी ऐसे करना चाहिए, आपके देश में ये कमी है। वो क्यों कहते ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोदी जी को भी पता है कि मुझे इनकी बात नहीं माननी है, और मैं नहीं मानूंगा तो ये कुछ नहीं कहेंगे, ये किसी और को दिखाने के लिए कह रहे हैं। तो बाइडेन का जो बयान है उसको मैंने जो शुरू में नौटंकी कहा था, दिखावा कहा था, ये वो दिखावा और नौटंकी ही है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। बाइडेन ने कुछ कह दिया, इसको लेकर खुश होने, बहुत ज्यादा खुशियां मनाने जैसे हालात नहीं। बाइडेन क्या चाहते हैं? भारत से बाइडेन क्या चाहते हैं? दिखा क्या रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। वो चाहते हैं कि भारत चाइना को काउंटर बैलेंस करने में मदद करे। वजह क्या है कि सारी की सारी अपने यहाँ का छोटा मोटा काम, कौन मशीनें ये छोटे फोटे चीजें बनाएगा। तो अमेरिका ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चीन से कहा तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। और जो
मजदूरी, मेहनत मजदूरी के काम थे, जिसमें किसी देश के खनिज खर्च होते हों, उसके प्राकृतिक संसाधन खर्च होते हों, जिसमें उसका पानी खर्च होता हो, वो काम, जिसमें कोयला जलता हो, प्रदूषण होता हो, वो काम सब दे दिए चाइना को। और धीरे धीरे उसको बड़ा ग्लोरीफाइड एक तस्वीर बनाई कि चाइना जो है दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। अपने यहाँ के पहाड़ खोद रहा है चाइना, अपने यहाँ प्रदूषण फैला रहा है, अपने यहाँ कोयले जला रहा है, अपनी नदियों का पानी खत्म कर रहा है, वहां पानी की अब समस्या होने लग गई है, और अपने यहाँ के नागरिकों को कोल्हू के बैल की तरह जोत रहा है, और अमेरिका की चरणों में वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। लेकिन चीन जब धीरे धीरे करके आप सारा काम एक ही आदमी पे छोड़ दोगे, आंख दिखाने लगता है। उसने आंख दिखानी शुरू कर दी। कोविड के टाइम पे उसने धीरे धीरे इनकी नलकी भी बंद करनी शुरू कर दी। कभी माइक्रोचिप की सप्लाई कम कर देता था, कभी किसी चीज की कर देता था। पूरी दुनिया में कहीं कारों के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं किसी चीज के बढ़ रहे हैं। इन्होंने कोविड वाला पैंतरा चरा और चाइना को बदनाम करने की कोशिश की कि चाइना ने फैलाया। चाइना ने भी जवाबी पैंतरा चल दिया और ये कहा कि भाई हम तो कोविड को लेकर जीरो टॉलरेंस वाले हैं। तो उसने जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव मार्केट है चाइना का, जो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, वहां लॉकडाउन लगा दिया। ले लो, पहले ही कोविड के कारण सप्लाई बंद थी, ऊपर से ये लग गया। तो बाइडेन को ये समझ में आया कि भाई साहब हमारी तो पूरी चुटिया ऐसे के हाथ में है, हमारी सोसाइटी में यही एक दुकान है, और अगर आप जैसे इसने कहा कि अभी सामान नहीं बेचता हूं तो क्या हुआ, मेरे घर में तो खाना नहीं बन पाएगा। तो आज से मैं एक काम करता हूं, इसकी जगह एक दुकान और खुलवाता हूं सोसाइटी में। तो जो बाइडेन के सपनों का भारत है, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, उसमें भारत से प्रेम नहीं है, उसमें चीन से नफरत है और चीन का अल्टरनेटिव इंतजाम करने की इच्छा है। चीन ने 40 साल लगाए हैं जहां वो पहुंचा है, और वो चाहता है कि भारत उसका विकल्प बन जाए, पहली चीज। और वो इसके साथ साथ भारत के साथ में एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी चाह रहा है। जाहिर बात है कि भारत में फैक्ट्रियां लगे, भारत में सब कुछ लगे, तो चीन का एक विकल्प हो, जैसे कि, लेकिन चीन जो है वो अब बहुत गॉड लेवल पे पहुंच गया है। उसने कहा ठीक है, बना लो माइक्रो प्रोसेसर, पूरी दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर बना सकते हो, बना लो, मेरे यहां से ही लेके जाओगे, उसके लिए फिटकरी विटकरी नमक वमक जो चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि उसके लिए जो रेयर अर्थ होते हैं 2-3, वो चीन के पास ही हैं, और उसने बाकायदा उनकी सप्लाई को बंद कर दिया है। दुनिया को कहा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हम, बनवा लो ताइवान में चिप। अब क्या हो रहा है कि जो भारत में मोदी जी मेक इन इंडिया लेकर आए, बाइडेन के सपनों का भारत, कि भारत में चीजें बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो चीन पर निर्भरता अमेरिका की कम होगी। अभी जब मोदी जी गए थे तब भी ऑफिशियली कहा गया है ये सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव्स, यानी उनकी सप्लाई लाइन चीन है, उसके विकल्प भारत बनो। तो भैया हमने मेक इन इंडिया बनाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारा जो मेक इन इंडिया हमने बनाया था, उस मेक इन इंडिया में हम चीन की भी फैक्ट्री बन गया। कैसे बन गए? चीन मोटा मोटा बढ़िया बढ़िया पुर्जा बनाता था, उस्ताद जी जैसे होता है ना, मेन काम करते हैं जैसे पुराने ट्रेडिशनल सेटअप में, और उसका छोटे मोटे काम बच्चों को देते हैं। जैसे शादी की पंगत में जाओ तो हलवाई जो होता है मेन, वो तो एकदम सब्जी वब्जियां बनाता है, और बाकी लोग कहता है पूड़ी बेलो, ये करो, पानी पिलाओ, इस काम में लगा देता है। तो चीन क्या कर रहा है, अपने यहाँ पे तो मेन कंपोनेंट बना रहा है सारे के सारे, जो जैसे हमारे यहाँ फोन बना रहे हैं, आईफोन ये सब, और वहां से यहाँ भेज देता है, तुम असेंबल कर लो, और वो असेंबल करके हम लोग उसको आगे भेज रहे हैं। तो उससे नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया कि जो हमने नीति बनाई थी और जो हमारे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दे दिए, बाइडेन के सपनों का भारत, कि भैया जो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीजें बनाएगा अमेरिका को जाने वाली, या उसको हम अलग से पैसा देंगे, किसी भी फॉर्म में दे, छूट में, इसमें PLI स्कीम उसको कहा गया। अब जो प्रोडक्शन, अब हुआ क्या कि भाई ने इंसेंटिव भी ले लिए, और जो ये बना रहा है, बनाने के लिए जो माल चीन से आ रहा है, वो चीन भी खरीदना पड़ रहा है ना, तो वो सामान भी वहां से महंगा आ रहा है। पता चला कि हम तो सोच रहे थे ट्रेड बैलेंस ठीक हो जाए, लेकिन चाइना से इंपोर्ट और बढ़ गया, हमको तो चाइना से इंपोर्ट रोकना था। इसी प्रकार का दवाओं के मामले में भी हुआ। दवा जब बनती है तो वो जिन चीजों से बनती है
वो मॉलिक्यूल जो है वो हम चीन से मंगवाते हैं। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल जिन चीजों से बनते हैं, मैं देखिए टेक्निकल नामों में नहीं जा रहा हूं, जिन चीजों से बनते हैं वो चीजें भी चाइना में ही बन रही हैं। तो दुनिया को, पूरी दुनिया को दबा भेजने वाले देश तो हम बन गए, दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक ड्रग्स के सप्लायर तो हम बन गए, लेकिन उसको बनाने के लिए हम चीन से ही सामान मंगा रहे हैं। तो जो आप सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव बनाने की बात कर रहे थे, बाइडेन के सपनों का भारत, उस मामले में हमको ही नुकसान हो गया। अब सरकार इस पे पॉलिसी बना रही है कि कुछ की ये जो फार्मा वाले पे भी कुछ करे। उसके बाद इन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए कि हम कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। कहीं तो ट्रेड बैलेंस करोगे ना, आपने तो खर्चा बढ़ा लिया सपनों का भारत बनाने के लिए। तो अब उसमें क्या हुआ कि जिसके सपनों का भारत बना रहे थे वही नाराज हो गया। अब बाइडेन साहब के कहने पे वो एक के बाद एक तारीफ बढ़ती जा रही है। जो एक कंप्यूटर, लैपटॉप बाहर से छोटे कंप्यूटर इंपोर्ट करने पे सरकार ने शिकंजा कसा था, उसको अब धीरे धीरे करते हैं ना भाई, आ जान दो। और जो ट्रंप के टाइम पे हमने सख्ती दिखाई थी, बाइडेन जी के आते ही वो सख्ती भी ढीली हो गई। मैंने परसों ही आपको बताया था, चना और ये जो बादाम, अखरोट, दालें, मसूर की दाल, इस तरह के आइटम जितने भी थे जो अमेरिका, जो हमारे यहाँ देश में होता, अमेरिका से क्यों खरीदेंगे, लेकिन हमने अमेरिका से मंगाने पे जो ड्यूटी थी उसके ऊपर बढ़ा दी थी। अब उस बढ़ी हुई ड्यूटी को फिर वापस ले लिया है। किसान परेशान है, क्योंकि अमेरिका की दाल सस्ती कर दोगे भैया तो भारत के किसान को भी दाम कम मिलेगा। लेकिन सपनों का भारत बनाने का जो मिशन है वो जारी है। तो ये हुआ चाइना के साथ में इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात मैंने कर दी, और डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन भी वो चाहता है। ये डिप्लोमेसी में अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका मतलब ये है कि भैया तुम हमारे हथियार खरीदो, बहुत हथियार खरीदते हो रूस से, उधर से कम करो, आप हमारे ग्राहक बनो। तो तमाम सारे उसके बाद फिर लड़ाकू विमान का इंजन देखिए, हम क्रायोजेनिक इंजन अपने आप बना चुके थे, रूस नखरे दिखा रहा था, भारत ने विकसित कर लिया था। हमारे यहाँ पे हम इंजन बना सकते हैं, लेकिन मोदी जी गए, जी के इंजन खरीदने का सौदा करके आ गए, और अभी भी वहां की संसद से पास नहीं हुआ है कि भारत को इंजन देना है कि नहीं चीना है। इस तरह की डिफेंस में पार्टनरशिप हो रही है। इसी तरह से हमको वो ड्रोन दिया जा रहा है खतरनाक वाला, जो किसी को जाके उसके घर पे भी हत्या कर सकता है, वो ड्रोन देने की बात हो रही है। तो वो जो ड्रोन है वो भी हम खरीद रहे हैं। वो कितने का खरीद रहे हैं वो आप अगर जान जाओगे तो आपको दूसरा शौक लगेगा। यानी महंगा महंगा सामान जो होता है वो आप खरीद लो। भारत इस चक्कर में दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक सामान खरीदने वाला देश बन गया है। सबसे ज्यादा डिफेंस का इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और हम अमेरिका के सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी मिलिट्री में उनके हथियार भी रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई के मामले में भी चीन के साथ में चाह रहे हैं किसी तरह का कॉपरेशन करना। इस कॉपरेशन को करने का मतलब ये होगा, देखिए मैं आपको बताऊं, भी हाल में एक एग्जाम्पल आया, गूगल ने और भी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को डंप कर दिया है। डंप कैसे कर दिया है? पहले फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी क्या है ये समझ लेते हैं। मेरी शक्ल का फोटो खींचा और इस फोटो को उन्होंने एक कोड में बदल दिया, और उस कोड के में बदलने के साथ उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे जुड़ी हुई डाल दी, मेरे मोहल्ले का नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा पता। तो अब गूगल पे और जो दुनिया भर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर ये सुविधा आ गई है कि मुझे नाम डाल के खोज सकते हैं, या मेरा फोटो लगाएंगे और मेरा फोटो देख के कंप्यूटर बता देगा कि ये कौन आदमी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर सरकारें करती हैं, देश हित में करती हैं आतंकवादियों वगैरह को पकड़ने के लिए, और सरकार हित में करती हैं अपने विरोधियों की जासूसी करने के लिए। मसलन आप अगर जा रहे हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, निजामुद्दीन स्टेशन जा रहे हैं, जो आखिरी मैंने पढ़ा था उसमें 50 था, वो और ज्यादा हो गया होगा, HD 4K पता नहीं क्या क्या आ गया। एक फ्रेम के अंदर 50 आदमी हैं,
उन 50 आदमी का फोटो देखते ही 3 सेकंड के अंदर कंट्रोल रूम में पता चल जाएगा कि ये कौन कौन आदमी है, कौन से आदमी पे हमको नजर रखनी थी, वो आदमी इसमें है या नहीं है। हर सेकंड में 50 आदमी, मान लीजिए भीड़ चल रही है, 50 आदमी आगे गए, 50 आदमी, और वो सब स्कैनिंग हो रही है और बार बार कंप्यूटर एनालाइज कर रहा है। 3 सेकंड के अंदर कंट्रोल रूम पे खबर पहुंचेगी और 3 सेकंड में कंट्रोल रूम वहां जो मौजूद लोग हैं जासूस, उनको अलर्ट कर देगा ये आदमी यहां से निकला है। यह है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, चेहरे की पहचान। आप मोबाइल फोन खोलते हैं ना, आपकी शक्ल से खुलता है, किसी और के नहीं खुलता, लेकिन मोबाइल फोन तो आपका चेहरा पहचानता है। और इसी तरह से अगर दुनिया भर के लोगों का चेहरा रख लिया जाए, तो इस पे मेटा काम कर रहा था। इस पे गूगल ने भी, कई कंपनियों ने जिन्होंने इस पे काम किया, उन कंपनियों को खरीद के उसका माल कर दिया डंप। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन है, इसमें आम लोगों के उपयोग के लिए तो इसको डंप कर दिया गया है, लेकिन सरकारों के, मिलिट्री के और दूसरी चीजों के इस्तेमाल के लिए यह धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप और हम, जब जैसे दिल्ली में लाखों कैमरे लगा दिए गए हैं, हर चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, तो जहां से गुजरेंगे वहां पर आप देखे जा रहे होंगे और जिस दिन जरूरत पड़ेगी आप धरे जा रहे होंगे। बाकी टेक्नोलॉजी आप देखिए, यूपीआई हो गया है, डिजिटल मनी आ गया है, आपका पैसा वैसा भी जो है वो। खैर, इसके साथ साथ एक फंडा आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में और भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। उसके नाम पे नेट जीरो की बात हो रही है। मैंने नेट जीरो पे वीडियो बनाया था पूरा। नेट जीरो क्या है कि हम भाई 2070 तक जो देश जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा उतना ही कार्बन खत्म भी करेगा। मतलब हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे कार्बन के मामले में। उसके लिए देशों के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप सोलर एनर्जी पे जाओ, सोलर एनर्जी के जरिए आप जो है वो फिर वाहन चलाओ। अभी ये जो इलेक्ट्रिक कार है ये तो प्रदूषण करती है, ये यहां प्रदूषण नहीं करती है, इसके साइलेंसर से धुआं नहीं निकलता, लेकिन बिजली घर से निकलता है। और बिजली घर का जो धुआं है कोयले से बन रही है वो, और वो आप तक पहुंचते पहुंचते आधा तो ट्रांसमिशन में ही लॉस हो जाता है बिजली का। तो अभी तो वो बन रही है, लेकिन आने वाले समय में ये चाहते हैं कि सूरज की रोशनी से और पवन चक्कियों से, देखा नहीं कितनी तेजी से अडानी जी सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और पवन चक्की प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में ये गल्फ की एनर्जी के ऊपर निर्भरता ये खत्म कर दी जाए, सोलर एनर्जी कर दी जाए। सोलर एनर्जी किसके पास होगी भैया? जिसके पास जमीन होगी, जिसके पास क्लाइमेट होगा, जिसके पास धूप होगी। भारत के पास धूप है, यूके के पास नहीं है। तो इसीलिए यूके के जो प्रधानमंत्री थे, जो जेसीबी पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, उनके मामले में हमारे मोदी जी जाके वन अर्थ वन ग्रिड वाला समझौता करके आ गए। कोई नहीं, यहां बिजली बनाएंगे हम, खाना नहीं उगाएंगे, ज्वार बाजरा नहीं उगाएंगे, फार्म में खाना नहीं उगाएंगे, सोलर फार्म बनाएंगे और आपको बिजली बेचेंगे। आपके यहां पे नहीं आती धूप, कोई बात नहीं, हमसे ले लो। तो ये जो है ना, ये हैं बेसिकली बाइडेन के सपनों के, भारत की जो जरूरतें हैं वो, और वो मिलिट्री एंगेजमेंट की बात करते हैं और पेंडेमिक रिस्पांस। ये भी उस पेंडेमिक रिस्पांस का मतलब मेरी नज़र में जो है वो यही है कि जो वेस्ट का पूरा एक नेक्सस है, मेडिकल प्रोडक्ट बेचने वाला, ये वाला, वो लोग इसको पुश करते हैं क्योंकि उसमें नेताओं को भी फायदा होता है। ब्राजील में बोलेसोनारो जो थे, अभी जो लूला डी सिल्वा आए थे अभी पत्नी के साथ में, जो दिख रहे थे, जो आप G20 के मोदी जी के बाद अध्यक्ष बने हैं, वो जिनको हरा के आए बोलेसोनारो को, उनके खिलाफ जांच चल रही है। वो भारत का जो टीका है उसका एक टीके का $1 रिश्वत ले रहे थे। $2.5 के टीके में $1। आप लगाइए कि दुनिया भर के नेताओं को टीके बिकने से कितना फायदा होता होगा, और अमेरिका की कंपनियां इससे कितना पैसा बनाती होंगी। जो भारत में आपके टीके बन रहे थे, जैसे आपका ये जो सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाला, अब वो टीके का भी पैसा भारत में ही नहीं आता है। उस टीके का पैसा उसको रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, एस्ट्राजेनेका कंपनी और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, उन लोगों के पास में यहाँ से पूना वाला साहब जो है, इनको वो भेजना पड़ता था, उनका लाइसेंस लिया हुआ था क्योंकि उन्होंने आविष्कार कर लिया था।
तो वो पैसा भी सब वहां जा रहा था। यहाँ आप टीका लगवा रहे थे, वहां कमाई हो रही थी ब्रिटेन में। और बाद में ये भी हुआ कि एस्ट्राजेनिका और उसको लेके मोदी जी ने बहुत ताकत लगाई कि इसको फ्री कर दिया जाए पेटेंट से, ताकि पूनावाला साहब को उसको पैसे ना देने पड़े। उसके लिए बहुत फील्डिंग की है मोदी जी ने अलग अलग जगहों पे, और भी देशों ने, साउथ अफ्रीका वाले ने भी की है, लेकिन वो विषय अलग हो जाएगा। बहरहाल ये जो महामारी प्रबंधन है, इसको लेकर भी वो भारत के साथ में संबंध अच्छे करना चाहते हैं और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। उसका मतलब भी बहुत कुछ होता है। और बहरहाल अब ये जो कॉरिडोर भी बन रहा है, इसके पीछे भी मकसद है कि चाइना के कॉरिडोर का एक पैरेलल कॉरिडोर हो, लेकिन जैसे ही इसका गुलाबी सपना दिखाया जा रहा है, इतना आसान नहीं। मुंबई से निकलते ही पाकिस्तान के बहुत पास से आपके जहाज निकलेंगे। ये इतना आसान नहीं है, कराची पास में ही है। इसके बाद ईरान है, ईरान के ऊपर दुनिया भर के अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, वहां से आसानी से नहीं निकल जाएगा कोई, बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं। तो वो भी एक बड़ा सपना, लेकिन कोई बात नहीं। बहरहाल बाइडेन के सपनों का भारत ये है जो वो आपसे चाह रहे हैं, जिससे वो भारत से फायदा लेना चाह रहे हैं। बाइडेन के सपनों का भारत वो नहीं है कि वहां पे हमको डेमोक्रेसी लानी है, हमको ह्यूमन राइट लाने हैं। ह्यूमन राइट वाले होते इतने, तो इतने समय तक हमारी आंखों के सामने, पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, 100 देशों में रिजीम बदला अमेरिका ने, 100 देशों में। आप जाके चेक करिए विकिपीडिया पे। अगर आप ह्यूमन राइट वाले होते तो वहां अफगानिस्तान में घुस के नहीं बैठे रहते इतने साल तक, और यूरेनियम खोद के ना ले जा रहे होते। और आपने वहां पे ह्यूमन राइट के दुनिया भर के वायलेशन करने के बाद, जब एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार को हटा के दोहा में समझौता किया और इन तालिबान को वहां का राजपाट सौंप के गए अफगानिस्तान का। तथ्य ये, मैं सब आपको वीडियो बना चुका हूं, दस्तावेज, कागजात वागजात सब लगा चुका हूं। यहाँ ट्रंप ने साइन नहीं किए हैं, साइन किए, अमेरिका ने साइन किए, माफ कीजिए। खैर, तो उनको मानवाधिकार उतना मसला नहीं है। हम जो समझते हैं कि मानवाधिकार का मसला है, ये है वो, ये हमारी अंदर की हसरत है। हमको लगता है कि भाई वो ह्यूमन राइट्स पे कुछ होना चाहिए, हमारे देश में माइनॉरिटी के साथ वाकई गलत हो रहा है, उसको दूर होना चाहिए। अमेरिका को इससे मतलब नहीं है। वो ये बातें क्यों कहता है, अब इस पे आते हैं। वो आती इस पे कहता है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी होती हैं, टॉर्चर होता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब पुलिस मुठभेड़ वगैरह, टॉर्चर, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, सेंसरशिप। यहाँ पे एक, अब तो सेंसरशिप इस लेवल पे पहुंच गई है कि जो बैठा हुआ है स्क्रीन पे वही भजन गा रहा है। सेंसरशिप और उसके और ये सारी बातें उस रिपोर्ट में कंसर्न बताया गया था। और इस रिपोर्ट के आने के बाद भी बाइडेन सरकार ने जो भारत पे इसके आधार पर बंदिशें लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई थी। तो अब इस तरह के जो कमीशन हैं, कमेटियां हैं उनके देश में, जिनके प्रति संसद की कमेटी है वो, जिनके प्रति बाइडेन की जवाबदेही है, तो अगर भारत आओगे, ये बातें नहीं करोगे, तो मुंह दिखाना मुश्किल होगा। क्योंकि भारत के ऊपर इस रिपोर्ट के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ बंदिशें लगाएंगे बाइडेन साहब, और उन्होंने छोड़ दिया। तो अब मुंह क्या दिखाएं? तो भैया वही, जैसे मोदी जी कहते हैं मैं मन से माफ नहीं करूंगा टाइप का, वो भी 4 डायलॉग बोल के चले गए। लेकिन उन्होंने क्या सही मायने में कोई बातचीत हुई? क्या उनकी तरह से कभी, उनकी तरफ से भारत सरकार के साथ में कोई बातचीत हुई कि भाई आपके यहाँ पे लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में हमको मजबूती से कुछ काम करना चाहिए? ये चीजें आपको बताती हैं कि हालात जो हैं वो कुछ और हैं। मोदी जी बाइडेन को उनके सपनों का भारत दे रहे हैं, उनको भारत का जहां जहां इस्तेमाल करना है वो उसको कर रहे हैं, और उसके साथ भारत में कुछ कमियां हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए वो भारत को 2 पैसे की सीख दे देते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मोदी जी लौट के अपना काम करने लगते हैं, नो वू करने लगते हैं, जो भी हो रहा है इस देश में। मणिपुर में जिस तरह का पुलिस का रवैया है सब जानते हैं। और बाइडेन भी अपने काम में लग जाते हैं, और उसके बाद में वहां से हवाई जहाज का समझौता, क्रायोजेनिक इंजन का समझौता, और ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी में अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि बहुत गंभीरता ये बात कही जा रही है, सीख दी जा रही है, आज से नहीं दी जा रही है। बाइडेन जब बने थे
उसके तुरंत बाद में मोदी जी जब गए थे, 21 में गए मोदी जी, सामने खड़े होकर कमला हैरिस ने, मोदी जी बगल में खड़े हुए थे, और प्रेस को संबोधित करते हुए मोदी जी को ऐसे देख के कहा कि हमको मानवाधिकार के लिए ये करना चाहिए। ये सब बातें कही उन्होंने ऐसे देख के, साइड में आंखों में आंखें डाल के। प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मोदी जी बाइडेन के साथ बैठे हुए हैं जब, तो दोनों सोफे पे बैठे हुए हैं, आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। वो वीडियो अगर किसी ने देखे हो तो दिमाग में बस गए हैं। तो कुल मिला के निचोड़ की बात यह है कि अब जो डायलॉग हो रहा है ना, वो सिलेक्टिव डायलॉग हो रहा है, कोई ठोस चीज हो नहीं रही है। हाई लेवल एंगेजमेंट्स जो होने चाहिए इस टॉपिक पे वो नहीं हो रहे हैं। मोदी और उनकी मीटिंग होती है लेकिन उसके अंदर कोई आगे के लिए रूपरेखा हो, कोई प्लान हो, उस पर बात नहीं होती है। और वहां पे जो ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं, वो बातें हवा में उड़ जाती हैं। तो मुल्ला के कुल निचोड़ ये है। सारी बातें समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस तरह से दो प्रेमी दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बाइडेन और मोदी जो हैं, मोदी जी बाइडेन को उनके सपनों का भारत दे रहे हैं और बदले में थोड़ा बहुत बाइडेन कोई दुनिया का कुछ ना कहे इसलिए मैं ही अपने बच्चे को थप्पड़ लगा लेता हूं टाइप का मोदी जी को सीख दे देते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता हो कि कोई सिचुएशन यहां बदलेगी किसी भी प्रकार की, धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में, प्रेस की आज़ादी के मामले में, मानवाधिकारों के मामले में, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति मजबूत करने के मामले में, सब बाइडेन के कही हुई बातें हैं, तो आप खामख्याली में हैं। क्योंकि वहाँ का जो पार्लियामेंट का कमीशन है उसकी रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने इन्हें बचा लिया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। जय हिंद।